भारत के कुछ राज्यों के सीएम दिल्ली आकर प्रदर्शन करने लगे। माई टैक्स माई राइट कैंपेन को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर केरल सरकार ने प्रदर्शन किया। केरल के सीएम पिनराई विजयन भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इतना ही नहीं, केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी वहां पहुंच गए। इससे पहले कल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंची थी। इस प्रदर्शन में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी शामिल हुए। कर्नाटक और केरल के अलावा तमिलनाडु और तेलंगाना भी केंद्र सरकार पर फंड्स के बंटवारे में भेदभाव का आरोप लगा चुके हैं। इन चारों राज्यों में विपक्ष की सरकार है और वो लोकसभा चुनाव से पहले टैक्स कलेक्शन के बंटवारे के मुद्दे को हवा दे रहे हैं कि बॉस नरेंद्र मोदी जैसे दक्षिण के राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं इसका सच क्या है। यह भी जानिए कि फंड के बंटवारे के बहाने नॉर्थ और साउथ का नैरेटिव सेट करने की कोशिश में जुटे विपक्ष के आरोप क्या है, फिर आपको इसका फैक्ट बताऊंगा। पहला आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि तय नियमों के अनुसार राज्यों का जितना पैसा बनता है उतना पैसा केंद्र सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों को नहीं दे रही है। दूसरा आरोप यह है कि जो राज्यों के टैक्स कलेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए तय किए गए नियम ही गलत है। ज्यादा टैक्स देने वाले राज्यों को कम पैसा दिया जा रहा है। विपक्ष की सरकारों के इस प्रदर्शन में केजरीवाल भी पहुंचे। वो अपना अलग ही राग अलापने लगे कि केंद्र सरकार तो सबको जेल में डाल रही है। यहां टैक्स की बात हो रही थी, भाई अपना जेल का किस्सा ले आए, कल को उन्हें भी जेल में डाल देगी, ये कहने लगे। केजरीवाल की तो अपनी अलग कहानी है, लेकिन जहां राज्यों को केंद्र से मिलने वाले पैसे का मामला है तो विपक्ष की सरकारों का कहना है कि राज्य अगर टैक्स के 100 रुपए केंद्र को भेजते हैं तो 100 रुपए में से आप देखिए, इनका आरोप यह है कि राज्य ने केंद्र को मान लीजिए 100 रुपया भेजा, 100 रुपया भेजा, तो किस राज्य को कितना पैसा केंद्र देता है? बिहार को ये लोग कह रहे हैं कि 100 रुपया मान लीजिए भेजे, 1000 रुपया मान लीजिए कि आपने 1000 रुपया भेजा, तो उसमें से बिहार में आप देखिए 706 रुपया, मतलब बिहार नहीं, इसको 100 ही रुपया रखिए, 100 रुपया रखिए। बिहार अगर 100 रुपया भेजता है तो उसको केंद्र की तरफ से 706 रुपया मिलता है। 1000 मतलब वो भेज कम रहा है लेकिन उसको मिल 706 रुपया रहा है। यूपी को अगर आप देखिएगा, यूपी 100 रुपया भेजता है तो उसको केंद्र 273 रुपया दे रही है, यह आरोप। असम को कितना मिलता है? 100 रुपया असम भेजता है, उसको 263 रुपया मिलता है, यह आरोप लग रहा है। मध्य प्रदेश को, एमपी को कहा जा रहा है कि 242 रुपया मिलता है, भेजते वो 100 रुपया है और 242 रुपया मिलता है। जबकि आरोप यह है कि भाई बंगाल 100 रुपया भेजता है तो उसको 87 रुपया मिलता है, मतलब उसका पैसा काट के मिलता है। पंजाब 100 रुपया भेजता है तो उसको 69 ही रुपया मिलता है। केरल 100 रुपया भेजता है तो उसको 57 रुपया मिलता है। और तमिलनाडु को, टीएन को 100 रुपया भेजने पे 29 रुपया मिलता है और कर्नाटक को 15 रुपया मिलता है। तो इनका कहना है कि भाई हम 100 रुपया भेजते हैं तो कम पैसा मिलता है, और ये देखिए इन लोगों को इतना भर भर के पैसा मिल रहा है। अच्छा, बिहार में तो अभी तक विपक्ष की ही सरकार थी लेकिन फिर भी 706 रुपया मिल रहा था, लेकिन अब कहने को है कि भाई नीतीश जी बीजेपी के साथ है। अब आप भी ये आंकड़े देखिएगा तो एक बार के लिए यही लगेगा कि बॉस ये तो पक्षपात चल रहा है, कोई 100 रुपया दे रहा है तो कम मिल रहा है, कोई 100 रुपया दे रहा है तो ज्यादा मिल रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि केंद्र सरकार अपनी मर्जी से राज्यों को पैसे का बंटवारा कर रही है, यानी जिसके लिए मन किया उसे ज्यादा दे दिया, जिसके लिए नहीं किया उसको मना कर दिया। लेकिन क्या ऐसा सचमुच हो रहा है? क्या फंड के बंटवारे बिना नियम कायदे कानून के चल रहे हैं? सब नरेंद्र मोदी की मर्जी पे चल रहा है कि सुनो इसको इतना दे दो, इसको इतना दे दो, ऐसा चल रहा है क्या? इसकी सच्चाई बताता हूं। सच यह है कि राज्यों को फंड के बंटवारे के लिए संविधान में पूरा प्रावधान और नियम कायदा है। ये सारे नियम देश की पिछली सरकारों से चले आ रहे हैं और ये कोई 2014 के बाद पीएम मोदी ने नहीं बनाए हैं नियम। विपक्ष की इस फंड वाली राजनीति को समझने के लिए आपको संविधान को समझना होगा। दरअसल राज्यों को फंड के बंटवारे के लिए संविधान के आर्टिकल 280 में प्रावधान किया गया। इसके तहत केंद्र सरकार अपनी मर्जी से किसी राज्य को कम या ज्यादा पैसा नहीं दे सकती।
आर्टिकल 280 के मुताबिक हर 5 साल में राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। यह वित्त आयोग स्टडी करके एक फॉर्मूला तैयार करेगा जिसके आधार पर राज्यों को फंड्स का बंटवारा होगा। इस वक्त 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हैं और इस आयोग की सिफारिशें 2021-22 से 2025-26 तक लागू रहेंगी। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि भारत के सभी राज्यों की हालत एक जैसी नहीं है बॉस। जैसे एक घर में अगर 5 भाई रह रहे हैं, एक भाई 1 लाख रुपया कमा रहा है, दूसरा 10,000 कमा रहा है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि जो 1 लाख रुपया घर में दे रहा है वो बिरयानी खाएगा और जो 10,000 जो है वो कमा रहा है उसके भले 6 बच्चे हो, उसका परिवार ज्यादा बड़ा हो, लेकिन उसको सूखी रोटी खिलाइएगा क्योंकि वो 10,000 कमा रहा है। और आपको इसको उदाहरण से समझिए, एक तरफ बिहार है जो पिछड़ा राज्य है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र है जिसे अमीर राज्य माना जाता है। इसीलिए जाहिर सी बात है अमीर राज्य से टैक्स ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा और गरीब राज्य से कम टैक्स मिलेगा। तो आप क्या बोलिएगा बिहार के लोगों को कि तुम्हारे यहां से कम टैक्स आया है, तुम्हारे यहां स्कूल नहीं खोलेंगे, कॉलेज नहीं खोलेंगे, तुमको पैसा नहीं मिलेगा विकास के लिए। और महाराष्ट्र में ज्यादा पैसा आ रहा तो महाराष्ट्र को कहिएगा कि हां तुम रख लो भैया, तुम ही अपना चमचमाते रहो। ऐसे देश नहीं ना चलता है बॉस। राज्य अगर बच्चे हैं तो केंद्र जो है वो मां बाप की तरह होता है। मां बाप अपने बच्चों में बराबर पैसा बांटेगा ना भाई, जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा देगा। और ये आज से हो रहा है क्या? ऐसे में केंद्र सरकार जब राज्यों से टैक्स कलेक्शन करती है तो इसमें पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों को ज्यादा तरजीह दी जाती है, यानी उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ज्यादा फंड दिया जाता है। जैसे आप देखिए कि जो ओबीसी है, एससी एसटी है, उनको अलग से मौके मिल रहे हैं ना भाई आगे लाने के लिए। यह कह दिया जाता है कि भाई नहीं नहीं सबका बराबर हिसाब चलेगा। जिस तरह किसी जॉइंट फैमिली में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले बेटे को कम पॉकेट मनी मिलती है ताकि कम पैसे कमाने वाले बेटे को परिवार में समानता और सम्मान का अधिकार मिल सके, इसी तरह संविधान में राज्यों को फंड के बंटवारे की व्यवस्था की गई। किस राज्य को केंद्र से कितना पैसा मिलेगा, 15वें वित्त आयोग ने इसका एक फॉर्मूला बनाया। इसमें राज्य की जनसंख्या को रखा गया, क्षेत्रफल, जंगल के लिए 40% वेटेज दिया गया। हर चीज के हिसाब से है कि किसकी जनसंख्या कितनी है, किसका क्षेत्रफल कितना है, किसका जंगल का एरिया कितना है, तो उसका 40% वेटेज है। औसत आय के मुकाबले राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी ऊपर या नीचे है उसे 45% वेटेज दिया गया। मतलब किसी राज्य में लोग कम कमा रहे हैं तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण और टैक्स कलेक्शन की कोशिशों को 15% का वेटेज मिला है। ये वो 3 फैक्टर हैं जिनके आधार पर वित्त आयोग राज्य और राज्य सरकारों के लिए पैसे का बंटवारा तय करती है। क्या ये राज्यों को नहीं पता है? सबको पता है। इतना ही नहीं, यूपीए के 10 साल के कार्यकाल और पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल में राज्यों को टैक्स कलेक्शन में से कितना हिस्सा दिया गया उसको भी आपको बता देता हूं। टैक्स का हिस्सा दिया किसने, कितना दिया, ये आप देख लीजिए। लेकिन चूंकि चुनाव सामने है और नॉर्थ वर्सेस साउथ वाली चीज चल रही है तो हवा दी जा रही है। यूपीए के 10 साल, इसमें क्या हुआ था भाई, जरा इसको हिसाब देख लीजिए। इसमें राज्यों को कितना पैसा दिया गया, 22,10,000 करोड़। किसको मिला? ये राज्यों को, ये राज्यों को मिला 22,10,000 करोड़ यूपीए के 10 साल। अब आप देखिए मोदी के 9 साल, इनके तो 10 साल पूरे नहीं हुए हैं। मोदी के 9 साल में कितना पैसा राज्यों को गया है बॉस? 84,30,000 करोड़। 30,000 करोड़, 84,30,000 करोड़ गया है राज्यों को। तो कोई छोटी मोटी रकम नहीं जा रही है। अच्छा, जीएसटी में आप देखिए, आपने देखा होगा एक सीजीएसटी होती है जो सेंट्रल को जाता है, एक आपने देखा होगा एसजीएसटी लगता है, ये राज्यों को जाता है। ये 50-50% बस बढ़ता है, 50-50%। ये तो सीधा सीधा जा रहा है। एक आईजीएसटी होती है, उसमें जो बंटवारा होता है वो भी आपको बता रहा हूं, और किस तरह से पैसा दिया जाता है उसके लिए क्या हिसाब है ये सबके सामने है। लेकिन चूंकि यहां पॉलिटिक्स करनी है तो सब अपने अपने हिसाब से माहौल बनाए हुए हैं।